of solid state. In this lecture we will study packing fraction in hexagonal unit cell. तो सबसे पहले हमारी कन्वीनियंसी के लिए पहले ही मैंने ये डायग्राम बना दिया है. अगर आप देखेंगे तो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है जिसमें 6 कॉर्नर एटम्स एट द टॉप फेस पे है और उसी तरह से 6 एटम्स बॉटम फेस पे है. सो टोटल 12 एटम्स है. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम Z इफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे कि Z इफेक्टिव क्या रहेगा हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कॉर्नर एटम्स हैं वो कितने यूनिट सेल में शेयर्ड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितनी यूनिट सेल है जिसमें ये कॉमन है. तो उसके लिए मैं ये जो कॉर्नर पे एटम 1 है उसके रिस्पेक्ट में मैं एक लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ. तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 120 का है. दूसरे शब्दों में ये जो एटम 1 है वो 3 ऐसे हेक्सागोनल यूनिट सेल के कांटेक्ट में है ऑफ द सेम लेयर. जब ये एटम 1 के ऊपर एक दूसरा लेयर फॉर्म होगा, क्योंकि यूनिट सेल तो स्मॉलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो सेवरल टाइम रिपीट होता है पूरे लेटाइस स्ट्रक्चर में, है ना. तो ये जो एटम 1 है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक और स्टैक बनाएंगे तो वो भी दूसरे 3 यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहेगा. सो टोटली जो एटम 1 है वो शेयर्ड है बिटवीन 6. ओके, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/6. ओके, तो हमारे पास ऐसे हैं 12 कॉर्नर एटम्स और हर एक का कंट्रीब्यूशन है 1/6. अलॉन्ग विद दैट ये जो फेस सेंटर्ड एटम है 1 और 2 वो हर एक का कंट्रीब्यूशन रहता है हाफ. वो हमने पढ़ा है आगे भी FCC यूनिट सेल में. सो 2 फेस सेंटर्ड एटम और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/2. और आप देखेंगे डायग्राम में विद इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3 एटम्स है जो विद इन द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, मतलब वो किसी और हेक्सागोनल यूनिट सेल में शेयर्ड नहीं है. सो देयर आर 3 एटम्स विद इन यूनिट सेल. उनका कंट्रीब्यूशन 100% है. तो अगर हम सम करेंगे तो हो जाएगा 2 with respect to corner atoms, 1 with respect to face centered atom और 3 atoms within unit cell. So Z effective मिलेगा हमें 6. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूनिट सेल है उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर है जो है Z इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई r³. तो हमारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में ये Z इफेक्टिव 6 होने की वजह से वॉल्यूम कवर्ड बाय स्फीयर हो जाएगा 6 इंटू 4/3 पाई r³. that is volume covered by sphere is 24/3 pi r³. तो ये जो वॉल्यूम है वो यूज्ड होता है बाय spherical atoms. Let us give result 1 to this relation. चलिए अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन. तो फिर से हम देखते हैं पैरामीटर्स उसके क्या होते हैं. तो एक्सियल डिस्टेंस है हेक्सागोनल के लिए A = B is not equal to C. अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो उसमें ये जो डिस्टेंस है वो A रहेगा. ये यहाँ पे तो एटम्स है ना, जो एक दूसरे के म्यूचुअल कांटेक्ट में है तो वो एज लेंथ हो जाएगा.
वैसे ही 8 और 9 के बीच जो डिस्टेंस है वो भी एज लेंथ ए हो जाएगा। ये जो सेंटर में एटम है ये डिस्टेंस है वो भी ए रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो सी रहेगा। सो हम बोल सकते हैं कि जो हेक्सागोन है उसके रिस्पेक्ट में उसका जो वॉल्यूम मिलेगा हमें, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस into height. So area of base क्या होगा? Let us see. So first of all, I will remove this part which is not essential now. ओके, अगर आप देखेंगे तो जो बेस है वो फॉर्म हुआ है बाय 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने एक ट्राइंगल है उसको हाईलाइट किया है विच इज फॉर्म बाय सेंटर एटम एंड 7 and 8। तो ये जो हर एक एंगल है वो 60 डिग्री का रहता है, तो उसकी वजह से ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे 6 हैं, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन है वो एरिया ऑफ बेस है जो इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इनटू हाइट। अब हाइट है वो अगर हम ये डायग्राम को रेफर करेंगे तो वो हाइट हो जाएगा सी। ये जो हाइट है हेक्सागोन का वो हो जाएगा सी। ओके, और ये जो एज लेंथ है वो ए है, तो उसके कारण ये हो जाएगा 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े थे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर और हाइट है सी। तो फ्रेंड अब हमें क्या काम करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ए और सी के बीच क्या रिलेशन है। सबसे पहले ए और सी के बीच क्या रिलेशन है, सॉरी ए और आर के बीच क्या रिलेशन है और सी और आर के बीच क्या रिलेशन है। तो अगर हमें ये दोनों रिलेशंस मिल जाएंगे तब जाके हम वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उनको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसको मैं रिजल्ट नंबर 2 दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए क्या होगा। इफ यू सी ए इज एक्चुअली द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम है, तो ये जो ए है एज लेंथ है वो हो जाएगा इक्वल टू 2r। अगर आप देखेंगे तो हर एक नियर बाई स्फीयर है उनके बीच डिस्टेंस है वो ए दैट इज 2r जितना हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि a is equal to 2r। So here it is 6 into √3/4 into 2r square into c, that is 6 into √3/4 into 4r square into c। अब हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन c एंड r। नाउ उसके लिए हम ये जो सेंटर में जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में सिंपल मैथमेटिक्स से डिराइव करेंगे कि सी और आर के बीच क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैं डिनोट करता हूँ ये सभी को ए बी सी डी और ई से। तो सबसे पहले जो डी ई है वो इक्वल टू हो जाएगा सी जितना। ओके, अब मैं डी पॉइंट को ए बी और सी के साथ जोड़ने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा डी सी, ये हो जाएगा डी बी और ये हो जाएगा डी ए।
तो आप बता सकते हो कि ये जो डी सी है इज इक्वल टू डी बी है इज इक्वल टू डी ए है, एज वेल एज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए है। अगेन ये जो डिस्टेंस होगा वो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एटम होने की वजह से वो ए जितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2r। लेकिन अभी हम उसको ए के फॉर्म में ही रखेंगे। नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ से हमने बी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, चलिए उसको नाम देते हैं हम F। So we can say BF line segment is perpendicular to AC, और ये जो BF line segment है वो G में से पास होता है। G है वो है center of this equilateral triangle। So we can say the length FC is half of AC। ओके, सो ये जो लेंथ है AC लेंथ जो है A, सो इट विल बी A/2। सो आई कैन मार्क FC इज इक्वल टू A/2। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें A/2 जितना मिलेगा। ये डिस्टेंस है A जितना, और अगर हम ट्राइंगल ले लेंगे BFC, सो इन BFC एंगल F इज ऑफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का है, तो हम पाइथागोरस थियरी से बता सकते हैं कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। So BC square is equal to A square, BF square we will find out, FC square which is half of AC, so it is A square by 4, so BF square will be 3 A square by 4, and so BF is equal to √3 into A/2। ओके, तो BF हमें मिल रहा है √3 into A/2। ना BF जो डिस्टेंस है वो हमें मिल गया √3 A/2। अगर आप देखेंगे कि G वो सेंट्रॉइड है पूरे ट्राइंगल का, तो अगर हम रेशियो ले लेंगे BG is to FG, तो वो 1:2 के रेशियो में रहेगा। मतलब जो FG लेंथ है वो हो जाएगा 1/3 ऑफ BF, और BG लेंथ है वो हो जाएगा 2/3 ऑफ BF। ओके, तो इनमें से हम ये रिलेशन को आगे ले जाएंगे। तो BG है वो इक्वल है 2/3 ऑफ BF, और हमें पता है कि BF है √3 into A/2, सो BG इज इक्वल टू 2/3 into √3 A/2। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो BG हमें मिल जाएगा A/√3। सो BG लेंथ हमें मिल रहा है A/√3। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये जो ट्राइंगल है उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो फॉर्म होता है DG लाइन सेगमेंट, BG और DB से
इसमें एंगल जी है वो 90 डिग्री है, तो मैं उसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कन्वीनियंस ही रहे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हैं, देखेंगे आप, कुछ इस तरह से है। और ये जो लाइन है बी जी जो हमने निकाला है वो मिल रहा है हमें a/√3 जितना। बी डी जो हमेशा हमने ए ही लेना है क्योंकि वो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आइटम है। और डी जी लेंथ क्या होगा फ्रेंड्स, तो फिर से अगर आप डायग्राम देखेंगे तो लेंथ ई डी है वो सी है और ये मिड पॉइंट है, तो उसकी वजह से ये जो डी जी लेंथ है वो हो जाएगा c/2। और इसमें एंगल जी है वो 90 डिग्री है, तो वापस हम पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा BD² is equal to DG² plus BG²। so BD² तो स्क्वायर DG² इस square/4 है और BG² है square/3। so square/4 हो जाना है 2a² 3। इन अदर वर्ड हम लिख सकते हैं कि c/2 इज इक्वल टू √2/√3 इंटू a। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √2/√3 इंटू a। चलिए हमें ये जो रिलेशन है वो मिल गया। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 2 इंटू √2/√3 इंटू 2r। ऑन सिंप्लीफिकेशन हम ऐसा भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 4r इंटू √2/√3। आईटी में एक बार पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था हेक्सागोनल के रिस्पेक्ट में, उसमें अलग अलग रिलेशन को यूज़ करना था, तो इसीलिए मैं ये डिफरेंट जो रिलेशंस है उसको बॉक्स में रख रहा हूँ। चले, तो अभी हमें C मिल गया। अब हमने लिखा था कि जो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन है उसमें उसको हम पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ C which is equal to 4r √2 डिवाइडेड बाय √3। चलिए इसको हमें नंबर दे देना है नंबर 3 और उसको हम पुट करते हैं इन दिस रिजल्ट। सो ये हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू 4r² इंटू 4r √2/√3। on simplification if you see हमें मिल रहा है sorry we'll get 24r³ into √2। say this one as a result number 4। so this is volume of hexagon। so volume of hexagon in term of r, now we have 24r³ into √2। चलिए अब इसकी मदद से हमने जो रिजल्ट 1 निकाला था जो था वॉल्यूम कवर्ड बाय स्फीयर, उससे हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इट इज VS/VH which is 24/3 πr³ divided by 24r³ into √2।
if you see 24 get cancel, r cube get cancel, तो हमें मिल रहा है पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू √2। फ्रेंड्स, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे √2 से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली, लेकिन फर्दर सिंप्लीफिकेशन से क्या होगा देखते हैं। सो √2 इंटू √2 कैन बी रिटन एज अ 2 एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू √2 इंटू पाई बाई 6। सो दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आपको याद हो, यही पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें मिल रहा था FCC के लिए, ये पूरा √2 इंटू पाई बाई 6। इसका मतलब यह है कि FCC और HCD दोनों के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो इक्वल है। और पाई बाई 6 तो आप जानते हो, पाई बाई 6 किसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन है? इट इज फॉर SCC। So on simplification, as we know, it will be equal to 0.74. Okay, so the packing efficiency is packing fraction into 100, so it is equal to 74%. So hexagonal के केस में आपको ये डेरिवेशन थियोरी फॉर्म में नहीं पूछेंगे, लेकिन इन MCQs ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस क्लोज पैकिंग इन 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, एंड इट इंक्लूड्स विच टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, और उसमें स्टैकिंग पैटर्न क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। थैंक यू।